बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पीएच, विच इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की एसिडिटी कितनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है या बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, इसको मेजर करने के लिए हम पीएच की जो वैल्यू है, पीएच की फॉर्म में उसको यूज करते हैं। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम है 1909 में, जिसने सबसे पहले ये पीएच की को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने ये फार्मूला दिया था कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। यहाँ पी से मुराद उसने जो लिया था वो हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट। उसका बाद में इसको हमने इंग्लिश में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं ना, पीएच से मुराद पावर ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ा जाता है। अच्छा, हमारे पास दो टर्म्स हैं, पीएच एंड पीओएच। तो वैसे तो आपके पास जो पानी है उसके अंदर एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन की मद में शो करें ना, तो वो होती है 10⁻⁴, 10⁻⁵, यानी बहुत छोटी वैल्यू होती है ना। तो उसको हमें आसानी से मैयर डायरेक्ट अगर हम उसको एक्सप्रेस करना चाहें तो वो ज़रा मुश्किल होता है। अगर हम उसको पीएच या पीओएच की फॉर्म में मैयर एक्सप्रेस करें तो वो ज़रा अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस हो जाती है, उसको लिखना आसान, बयान करना आसान। तो इसलिए ये पीएच और पीओएच की टर्म जो है वो यूज की जाती है। तो पीएच के हमारे पास इक्वेशन आ जाती है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन, और पीओएच की आ जाती है नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन। अच्छा, इसमें ये फार्मूला आपने एमसीक्यूज के हवाले से जरूर ज़हन में रखना है कि एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हो और पीएच के बारे में पूछा हो, या पीएच दे के एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बारे में पूछा हो। सिमिलरली इसी तरह पीओएच की वैल्यू दे के ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन, या ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू दे के पीओएच की वैल्यू पूछी हो। अच्छा, वाटर के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, उसमें जो पीएच और पीओएच की वैल्यूज हैं न्यूट्रल वाटर की ना, तो हमने देखा एच प्लस आयन की वैल्यू थी 10⁻⁷, और ओ एच माइनस आयन भी 10⁻⁷ थे एट 25 डिग्री सी। तो जब हम इनकी पीएच निकालते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ एच वन प्लस करके, या पीओएच निकालते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन करके, तो दोनों में आंसर हमारे पास 7 7 लॉग में आपको पता है पावर नीचे आ जाती है। तो -7 नीचे आएगा तो पहले से मौजूद माइनस के साथ वो प्लस हो जाता है। और लॉग ऑफ 10 जो है वो आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये 7 आंसर आ जाता है। अच्छा, इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें, पीएच जमा पीओएच कर लें, तो 7 और 7 14 एट 25 डिग्री सी। आंसर आपके पास जो है वो 14 है दोनों के सम का। अच्छा, इस पे भी एमसीक्यूज हैं। आपको कंसंट्रेशन तो एच प्लस आयन की बताए और पूछे कि पीओएच बता दें, तो एच प्लस आयन से तो पहले आप पीएच ही फाइंड करेंगे, और फिर ये वाला फार्मूला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 लगा के पीएच की वैल्यू पुट करके आप पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर ओ एच माइनस आयन की दे के पीएच पूछा हो तो ओ एच माइनस आयन से पहले पीओएच निकालेंगे, और फिर इस इक्वेशन को यूज करके 14 वाली हम पीएच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें हम रिलेशनशिप देखें पीएच का एसिडिटी या बेसिडिटी के साथ क्या ताल्लुक है, तो हम कहते हैं अगर पीएच 7 हो तो न्यूट्रल है, लेस देन 7 हो तो एसिडिक होती है 0 से 7 की रेंज में, और ग्रेटर देन 7 से लेके 14 तक ऑनवर्ड मूव करती है तो उसको हम बेसिक का नाम देते हैं। और पी के डब्ल्यू की वैल्यू अगर आप निकालें, के डब्ल्यू आपका था 10⁻⁴, तो उसको अगर वैल्यू आप पुट करें तो पी के डब्ल्यू आपके पास जो है वो 14 के बराबर आ जाता है 25 डिग्री सी के ऊपर। तो अब हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट जो इस वक्त है वो यही है कि पीएच का फार्मूला क्या है, पीओएच का फार्मूला क्या है, इसका एसिडिटी और बेसिसिटी के साथ क्या ताल्लुक है। इसी को देखने के लिए एक और आपको मैं डायग्राम इसमें दिखाता हूँ। ये दो इक्वेशनें लिखी हुई हैं जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी का रिलेशनशिप मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ दिया हुआ है। जैसे देखें, एसिडिटी एच प्लस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड की के ए की वैल्यू, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो भी ग्रेटर होगा, ये हमने पिछले टॉपिक में बात की थी। अच्छा, के ए ग्रेटर होगा तो पी के ए वैल्यू जो कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए के बराबर होती है तो उसके उल्ट होती है, तो पी के ए की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। ठीक होगी।
इसी तरह ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो है, अच्छा एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ज्यादा है, तो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एच प्लस आयन ज्यादा हो तो पीएच आपको पता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस है, इसके उल्ट होती है, तो पीएच आपकी उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक होगा। और पीओएच की वैल्यू उतनी ग्रेटर, क्योंकि ओ एच माइनस आयन कम है तो पीओएच की वैल्यू उतनी ग्रेटर हो जाएगी। तो ये पूरी एक इक्वेशन इसलिए बनाई गई है कि मिसाल के तौर पर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि एक सब्सटेंस है जिसकी पी के ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसकी पीओएच की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, तो अगर ये छोटी है तो पीओएच की वैल्यू उसकी बड़ी होगी। तो इसलिए आपको ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा ना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप इक्वेशन ज़हन में रख सकते हैं। इसी तरह बेसिसिटी है कि ओ एच माइनस के डायरेक्टरी है, के बी के वो डायरेक्टली है, पी के बी के वो इनवर्सली है, ओ एच के माइनस के डायरेक्टली है तो एच प्लस के वो इनवर्सली है, ठीक है जी। ओ एच माइनस के डायरेक्टली है तो पी ओ एच जो उसका उल्ट है उसके वो इनवर्सली होगी, ठीक होगी। इसके इनवर्सली है तो फिर पी एच के वो डायरेक्टली होगी, ठीक होगी। तो ये दो इक्वेशन ऑर्डर्स जो है ना, आप इसको जरूर ध्यान में रखें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक होगी। दूसरा पॉइंट, आपकी इस बुक में एक तो पी एच पी ओ एच की उसने इक्वेशंस दी हैं, और उसको आगे ये पी के डब्ल्यू के बराबर और 14 भी उसने ये यानी ये किस्म का प्रूव किया है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है, उसको उसने ड्राइव करके साबित किया, ठीक हो। तो वो एम सी क्यू के हवाले से मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन आपने जरूर जहन में रखनी। यहाँ पे इसने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, ये आप जरूर सॉल्व करें, इसको प्रैक्टिस करें कि एक कंसंट्रेशन दे के उसने पीएच वगैरह के बारे में पूछा हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, जैसे मैं एक मिसाल ले लेता हूँ H2SO4 की ना, एमसीक्यू में। तो अब वो आपसे कहता है कि ये H2SO4 है जो आयोनाइज हो, ठीक है। अच्छा अब ये आयोनाइज होता था, आपको पता ये दो H प्लस आयन देता है और एक सल्फेट आयन देता है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी वो कहे कंसंट्रेशन आपसे कहे ना कि बताएं जी कितने, मिसाल के तौर आपसे कहते हैं जी H2SO4 की कंसंट्रेशन मेरे पास 10 की पावर -2 है, मिसाल के तौर 10 की पावर -2 मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये उसकी वो आपको कंसंट्रेशन बता दे। अच्छा जब आप H प्लस आयन, हमने तो पीएच निकालनी ना, उसके लिए तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, और ये इक्वेशन बता रही है कि वो डबल है, H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस की उससे डबल होगी। तो जब आप बात करेंगे H प्लस आयन की, तो इसको आप फिर कहेंगे कि उसकी वैल्यू सर 2 इंटू, यानी इससे डबल हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर होगी। तो अब आप नेगेटिव लॉग इसका लेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2 का, और फिर वो पीएच निकल आएगी। और अगर पीओएच का पूछा हुआ है तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 वाला फार्मूला लगा के आप पीएच को पीओएच में बदल सकते हैं, ठीक हो गई। अच्छा दूसरा सवाल एमसीक्यू में, ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना, अगर वो कह दे कि भाई ये एक एसिड है जो कि जिसकी आयनाइजेशन 50% है, ठीक है, आयनाइजेशन का जिक्र कर दे और कहे जी कि 50% आयनाइजेशन है, तो फिर जब आपने H प्लस आयन पहले निकाल लेने, निकाल के फिर 50% आयनाइजेशन का मतलब ये कि इतने नहीं है, उसके आधे बने हुए हैं, आधे मालिक्यूल आयोनाइज हुए हुए हैं, ठीक होगा। तो आप पहले निकाल लें कि ये कंसंट्रेशन थी, वो इतने H प्लस आयन उसने देने थे, लेकिन 50% आयनाइजेशन का मतलब इससे आधे मिलेंगे, तो आप इस अरे को 2 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक होगा। तो जैसे इस केस में आप 2 पे डिवाइड करेंगे जब, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डबल की बजाय वो आपका आंसर जो है वो 10 की पावर -2 ही रह जाएगा। तो आपसे अगर वो कहता है कि जी H2SO4 है लेकिन 50% आयनाइजेशन हो रही है, तो फिर आपने 50% आयनाइजेशन के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये वाली यूज करनी है, आनी तो यही थी 2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन 50% आधी आयनाइजेशन की वजह से वो हाफ रह गई, तो वो यही 10 की पावर -2 बच जाएगी। अब आप वो जो पीएच वाला फार्मूला है उसके अंदर इसको यूज करेंगे और पीएच फाइंड कर लेंगे।
ठीक हो गया। तो ये चीज आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जरूर ज़हन में रखनी है। एक कंसंट्रेशन एक कंसंट्रेशन एसिड की, और फिर इधर से H प्लस आयन या OH माइनस आयन कितने हैं, 1 2 जितने, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है एक। फिर दूसरे नंबर पे आपने आयनाइजेशन का भी जिक्र अगर हो तो उसको भी सामने रखना है कि 25% आयनाइजेशन है, 50% है, जितनी है उससे फिर मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकालना है। तो वो मतलब देखो ना, 50% का मतलब 50/100 हो गया ना। तो आप इस 2 × 10⁻⁻2 को 50/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। 25% होता है तो 25/100 कर लेते, उससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो आंसर निकाल देगा कि भाई इतने परसेंट H प्लस आयन है। उसको फिर आगे पीएच के लिए आपने यूज करना है। ठीक होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे ये इसने जो एमसी एग्जांपल दी हैं, आप इसको जरूर सॉल्व करें। आपके एमसीक्यू के हवाले से प्रैक्टिस, ये देखें ना, इसने यहाँ पे 1.5% परसेंटेज का जिक्र किया है, कितने परसेंटेशन है, तो फिर क्या होगी उसकी पीएच की वैल्यू, उसको सॉल्व करें। ठीक, इसी तरह ये OH माइनस आयन के बारे में एमसीक्यू बनाया हुआ। ठीक होगी। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच वैल्यू। कि पीएच की वैल्यू को हम मुख्तलिफ फील्ड्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे काम आती है। उसमें फर्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। फार्मास्यूटिकल से मुराद फार्मेसी, यानी ड्रग्स वगैरह, दवाइयाँ, मेडिसिन जो है उन हवाले से जो यूज होता है उसमें। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन स्टेबिलिटी। कोई ड्रग वगैरह जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे नेचुरल, कुछ नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल प्लांट्स के में से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और फिर उनको आगे यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर पे। ठीक हो गया। थेराप्यूटिक एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी। एफिकेसी कहती है इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि एक जो ड्रग है वो कितनी इफेक्ट है, रिजल्ट कितना अच्छा दे रही, जो उसका ड्रग का मकसद है जिसमें डिजीज के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें उसके अगेंस्ट उसकी कितना वो अपना एक्शन शो कर रही है, ये उसकी एफिकेसी कहलाती। ठीक हो गई। जैसे अमूमन मेडिसिन में आपने देखा होगा, कई गोलियां जो हैं वो 500 मिलीग्राम की एक सुबह एक शाम दी जाती है, और कई होती हैं कि वो सिर्फ 10 मिलीग्राम होती है और दिन में एक दफा ही खानी होती हैं। तो ये फर्क है थोड़ा सा ना ड्रग्स के हवाले से। अच्छा, इसमें उसने एग्जांपल 2 3 दिए हैं, आप उसमें से 1 2 एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं अगर ये आपका सवाल आता है लॉन्ग में। तो वैसे लॉन्ग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपका एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज्यादा इसकी अहमियत बनती है। अच्छा, पहला है जी प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा, मुख्तलिफ जो मेडिसिन होती हैं, ये इसने एक एग्जांपल दी है। मैं इस चीज को समझाने के लिए ना, यहाँ इसने लिखा है कि इसमें हम ये कम जो इंजेक्शन तैयार करते हैं तो उसके लिए हम एस्टिक एसिड यूज करते हैं, और उसकी पीएच हमने 3 से 4 रखनी होती है ताकि यील्ड मैक्सिमम आए ना। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जैसे ये कंपाउंड है, इसमें देखें ना कि ये बेंजीन सल्फोनाइल कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसको ये एनिलीन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन ये है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर पे अटैक करता है और यहाँ से Cl- निकल जाता है। अब जब NH2 जो है इससे जुड़ेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो ये वाली क्लोरीन जो है वो ले लेगी और HCl बना देगी। तो ओवरऑल ये आपका प्रोडक्ट है जिसे हम सल्फोनामाइड बोला जाता है ना। ये ड्रग, ये भी एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, और प्लस HCl बन गया। अब HCl एक एसिड है और ये एनिलीन की जो नाइट्रोजन है ये एक बेस है। ठीक हो गया। तो अगर हम HCl को वहीं रहने दें तो HCl इस NH2 के लोन पेयर के साथ प्रोटोनेट करके ये अमोनियम क्लोराइड का साल्ट बना देगा। अब वो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने आगे अटैक करके सल्फर पे और एक्शन करके प्रोडक्ट बनानी थी, वो अब नहीं बना सकेगा क्योंकि उसका लोन पेयर HCl ने कैप्चर कर लिया। हम क्या करते हैं, रिएक्शन को चलाने के लिए वहां उसकी सोडियम कार्बोनेट वीक बेस ऐड कर देते हैं जो पीएच को 9 से 10 के दरमियान मेंटेन रख रही होती है। ठीक हो गया। तो हम उसको ज़ाहिर बात, जैसे जैसे HCl बनेगा सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता रहेगा, और हम जो है उसकी फिर पीएच जो है वो चेक करते रहते हैं। ठीक हो, रिएक्शन के दौरान, और 9 10 से कम नहीं होने देते। कम होती है तो उसमें और सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं। इस तरह हम उसकी पीएच को मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये दोनों रिएक्शन करते रहें और प्रोडक्ट हमारे पास बनती रहे। ठीक हो गए। तो यही वही बात करना चाह रहा है यहाँ पे। इस तरह कई रिएक्शंस हमारे पास हैं जिनमें उनको मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए उसकी पीएच जो है वो मैटर करती है। अगर पीएच एसिड की बजाय बेसिक हो जाए
तो रिएक्शन हो सकता है कि आपका बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए और प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना बने। तो इसने एक एग्जांपल यहाँ पे इस इंजेक्शन की दी है। दूसरी एग्जांपल इसने दी है एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं पेंक्रियाज से। तो अच्छा, इंसुलिन को आप देखें ना, अगर उसका स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें पेप्टाइड चेन्स है प्रोटीन्स के अंदर, जैसे पोली प्रोटीन्स के अंदर होती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पेप्टाइड्स क्या है? अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। अमाइनो एसिड में आपको पता है अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं जो चेन की शक्ल में मौजूद है वहां पे पेप्टाइड चेन के अंदर। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है तो अल्कोहल को यूज किया जाता है और पीएच को 3 से 5 तक एडजस्ट किया जाता है HCl ऐड करने के करके। तो HCl ऐड करते हैं, पीएच 3 से 3.5 होगी और आपके पास वो जो इंसुलिन है वो बड़ी इजीली अल्कोहल के अंदर मूव करके आ जाती है मेन बॉडी से और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह विटामिन बी जो है, ये भी आपको पता है, विटामिन बी भी कम्बिनेशन है मुख्तलिफ विटामिन का, विटामिन B1 B2 B6 B12 वगैरह वगैरह। तो उसमें आप देखें ना, इन सारों को अगर एक नज़र देखें तो इसमें भी हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या अमाइड ग्रुप आते हैं, ठीक है, या नाइट्रोजन लोन पेयर वाली नाइट्रोजन आती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स ना इस लिस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। तो कह रहा है उसको भी, अगर आप विटामिन बी वगैरह जो वो सेंसिटिव है पीएच के 5 से ऊपर नहीं, 5 से नीचे नीचे, यानी दीज आर मोस्ट स्टेबल एट पीएच ऑफ 3.5 to 4.5। यानी उसके अंदर प्रोटॉन लेने वाली ग्रुप्स मौजूद हैं ना, लोन पेयर रखने वाली स्पीशीज मौजूद हैं। तो एसिडिक पीएच रखते हैं तो वो साल्ट फॉर्म में मौजूद रहती हैं और स्टेबल रहती हैं, लेकिन जब हम उसको दूसरी फॉर्म में यानी बेसिक कैटेगरी की तरफ लेके जाते हैं तो ये ग्रुप्स फ्री हो जाते हैं, तो फिर ये अपने एक्शन कुछ ना कुछ शो करना शुरू कर दो, स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह लोअरिंग ऑफ पीएच वैल्यू, मैनी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो जर्म्स वगैरह किल करने के लिए सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए कम पीएच जो है वो ज्यादा अफेक्टिव है उनके एक्शन के लिए, कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में उनका जो जर्म्स को किल करने वाला एक्शन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वर्ड लिखा हुआ है इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, केन शुगर जो। अच्छा, शुगर जो है आपको पता है एक डाइसेक्राइड होती है और ये दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनी हुई है। इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन हुए हैं, उनमें से वाटर निकला हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई हुई है, तो जुड़ के वो एक शुगर का मालिक्यूल बना है। जब हम उसकी इन्वर्जन यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस में आप क्या होता है कि उस लिंकेज को, इन दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान जो लिंकेज बनी हुई उस लिंकेज को हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ते हैं तो वो तोड़ते हैं इस तरह के पानी के मालिक्यूल आके उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, H+ आयन और OH- आयन। यानी अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस फॉर्म में है कि जैसे मैं यहाँ लिंकेज अगर बनाता हूँ तो सेंटर में ऑक्सीजन के साथ ऐसे लिंकेज बन जाती है, ठीक है। एक तरफ उस ग्लूकोज आपका है और एक तरफ, कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाता, बस समझाना है पॉइंट आपको ना। इसलिए एक तरफ आपका यानी ग्लूकोज हो गया और एक तरफ आपका फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो तरफ मौजूद है, दरमियान में ऑक्सीजन की लिंक से वो जुड़े हुए हैं। जब आप पानी लेके आते हैं, वाटर का मालिकूल, तो वाटर के मालिकूल के हाइड्रोजन है और OH- है ना। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही यही होता है, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मतलब वाटर का टूट जाना ना। अब वाटर टूटता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो ब्रेक डाउन होके H+ आयन में और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो H+ आयन और OH- आयन में कन्वर्ट होता है, तो अब इसमें से एक, ये जब लिंकेज यहाँ से ब्रेक डाउन हो रही है आपकी, यानी यहाँ से जैसे ये लिंकेज ऐसे हम तोड़ते हैं, ठीक हो गया। जब ये टूटेगी तो H+ आयन जो हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और जहां से ये लिंकेज टूटी है वहां पे OH- आयन जाके जुड़ जाएंगे, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी पूरा कर देंगे, उधर से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी पूरा कर देंगे, ठीक हो गया। तो वो आपका शुगर टूट के दो पार्ट्स में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी के अंदर। अच्छा, पानी के मालिक्यूल हाइड्रोलिसिस के अंदर जो हिस्सा लेते हैं, ये खुद ब खुद हाइड्रोलिसिस का अमल जो है वो बहुत इनका स्लो होता है, ठीक है। उसके लिए हम फिर क्या ऐड करते हैं, इसमें एसिड ऐड किया जाता है एज कैटलिस्ट।
ठीक है। एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, ऐड किया जाता है, जो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, प्लस उसमें हीट भी इन्वॉल्व की जाती है, जो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब एसिड तो कैटलिस्ट हो गया, जितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच आप लो करेंगे, उतना ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की है कि भाई अगर हमने ये शुगर केन की हाइड्रोलिसिस करनी है तो हम HCl भी यूज कर सकते हैं और एसिटिक एसिड भी, लेकिन HCl की एफिशिएंसी एसिटिक एसिड की निस्बत से बहुत बेहतर है। वजह कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच यानी काफी लो कर दी उसने, इस वजह से हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तीसरा है एनालिटिकल एप्लीकेशन। एनालिटिकल एनालिसिस में जैसे आपको याद होगा, आपने मिक्सर एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ा है, तो मिक्सर एनालिसिस के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक के साल्ट्स होते हैं। तो ग्रुप बेसिक रेडिकल में हम देखते हैं कि ग्रुप 1 के अंदर कुछ प्रेसपिरेट बना रहे हैं, कुछ ग्रुप 2 में बना रहे हैं, 3 में बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब वो जो बन रहे हैं उसमें भी ये आपकी पीएच भी इन्वॉल्व है, प्लस उन आयंस की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि इंक्रीज ऑफ एसिडिटी और अल्कनिलिटी बाय कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, आप जब एसिडिटी कम या ज्यादा करते हैं तो वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की प्रेपरेशन या प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होती है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं इस तरह कि जैसे ये बेसिक रेडिकल के ग्रुप हैं, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ ली हैं। ग्रुप 1 में वाला जो ग्रुप रीजेंट है वो डाइल्यूट HCl यूज किया जाता है, ठीक हो गया। ग्रुप 2 के अंदर HCl प्लस H2S लेते हैं कि HCl आयोनाइज इस फॉर्म में होता है, H प्लस Cl माइनस, और H2S आयोनाइज होकर 2H प्लस और S-2 बना देता है। कॉमन आयन की वजह से, H प्लस कॉमन आयन की वजह से, इन दोनों में से जो HCl और H2S में से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और वो H2S होता है, तो वो रिवर्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा, उसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब कम होने का फायदा ये होगा कि सिर्फ ग्रुप 2 के जो रेडिकल हैं सिर्फ वही यहाँ सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बना सकेंगे। जो ग्रुप 4 के रेडिकल होते हैं वो भी सल्फाइड के ही प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन वो यहाँ इस स्टेज पे इस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो नहीं बना पाएंगे, ठीक हो गए, और सिर्फ ग्रुप 2 के हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ग्रुप 4 का कोई रेडिकल यहाँ पे सल्फाइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट बना के नहीं आएगा। अच्छा, आप पीएच की जुबान में आप देखें तो आप कहेंगे सर HCl था, पीएच उसने जो भी दी, H2S ने आके आयनाइज हुआ तो इसने भी H प्लस आयन दिए, कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो पीएच की वैल्यू पहले की निस्बत से कम हो जाएगी ना। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, अगर ये कॉमन आयन ना हो तो फिर तो ये H प्लस आयन बहुत ज्यादा होंगे और पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब इस कॉमन आयन की वजह से उसने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसको वापस भेज के कंट्रोल किया है, यानी पीएच को इतना ज्यादा कम नहीं होने दिया और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से इस ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, उससे अगले किसी ग्रुप के मेंबर ये काम नहीं कर रहे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम अमोनियम क्लोराइड, ग्रुप 3 के अंदर अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ग्रुप रीजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देखें ना तो अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज हुआ है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक हो गए। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया, वो भी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब कॉमन आयन इसमें अमोनियम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड है, वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हाइड्रोक्साइड आयन कम होने का मतलब ये है कि जो उसकी बेसिसिटी है वो और कम हो जाएगी ना। हाइड्रोक्साइड आयन कम होने का मतलब बेसिक करेक्टर, बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक हो। अच्छा, जितने हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो, आप कहते हैं सर पीएच की वैल्यू उतनी बड़ी होती है, तो अब ये पीएच की वैल्यू को ये जो रिवर्स जब होगा तो OH माइनस आयन कम हो जाएंगे और पीएच की वैल्यू यहाँ भी आपने देखा था इस इक्वेशन में भी कि OH माइनस आयन और पीएच ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आमने सामने है, ठीक है। ये कम होंगे तो ये कम है, ये ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो जब OH माइनस आयन की वैल्यू यहाँ कम होगी तो आपकी पीएच की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये कंट्रोल कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को, तो जिसकी वजह से सिर्फ ग्रुप 3 के रेडिकल ही हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ग्रुप 4 के रेडिकल के हाइड्रोक्साइड के भी इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक हो। इसी तरह ग्रुप, तो अगले मेंबर में से किसी का भी अगर ये हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है तो इस स्टेज पे नहीं बनेगा, सिर्फ ग्रुप 3 के रेडिकल अगर कोई हुआ तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, अगलों की बारी नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो ये इसमें आपका एनालिटिकल में
हमारे पास एनालिसिस के दौरान, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दौरान हमें ये फायदा दे सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ग्रुप 1 2 मिक्सड एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है ना। ये सिर्फ हमें बताता है अभी फलां रीजन है या नहीं है, अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे होते। तो ये जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस लिखा हुआ है ना, तो ग्रेविमेट्रिक जो है ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कि ग्रेविटी से निकला हुआ है वजन, यानी हम जो प्रेस रिएक्शन करवाते हैं, प्रेस प्रेस बनते हैं, उनको हम अलग करते हैं, फिल्टर करते हैं, उनका वजन लेते हैं कि इतने ग्राम आया, क्या सूरत है, इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का नाम दिया जाता है। चौथा है जी फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन, ये बॉडी रिलेटेड यानी ह्यूमन जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि पीएच और नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो है वो 7.35 पे हम मेंटेन करते हैं, होती है बॉडी की, यानी नेचुरली अल्लाह ताला ने मेंटेन की हुई है। अच्छा, उसमें वो कहता है अगर ये पीएच कम या ज्यादा हो जाए तो बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप कोई ना कोई बीमारी या डेथ तक पहुंच सकते हैं। तो अब वो पीएच को अल्लाह ने एक नेचुरल बफर बॉडी में दे के उसको मेंटेन किया हुआ है कि तुमने इसकी पीएच जो है ना, अगर कोई एसिडिक प्रॉप आती हैं चीजें या बेसिक आती हैं, तो वो उसको बैलेंस करके इससे आगे पीछे नहीं होने देता। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है गैस्ट्रिक जूस की, जिसकी पीएच जो है वो लेस देन 2 होती है। अगर 2 से बढ़ जाए तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो स्टमक है उसके अंदर जो भी आप चीज खाएंगे तो वो ज़ाहिर बात हजम नहीं हो पाएगी, तो वोमिटिंग का इशू बन सकता है। दूसरी ये भी वजह है कि आपको पता है जो एंजाइम्स वगैरह काम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करने वाले होते हैं। एंजाइम की वर्किंग आपको पता है पीएच से स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है, आगे पीछे पीएच चेंज हो तो उनकी एफिशिएंसी में फर्क आ जाता है। तो ये जो 2 pH है वो उस उन एंजाइम्स के लिए फिट है। अगर बदलेगी तो एंजाइम वर्किंग करना बंद कर देंगे, तो फिर चीज जो आप खाएंगे वो हजम नहीं होगी, उल्टी वो फिर वोमिटिंग की शक्ल में बाहर आ जाएगी। और लास्ट में है जी कि अगर आई ड्रॉप्स जो हैं उनकी पीएच आपकी 7.35 से कम या ज्यादा हो जाए, तो फिर वो आई इरिटेशन जो है वो काज करते हैं। ये इरिटेशन का वर्ड है, IRI। ठीक है, तो आई इरिटेशन, और TI नहीं है, TA आ जाएगा। ठीक है, तो आई इरिटेशन जो है उसकी वो वजह बन जाते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन होगी पीएच, उसके हवाले से ये ज्यादातर ये टॉपिक आपका MCQs के हवाले से ज्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत कम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के चांस है, लेकिन MCQ के हवाले से ज्यादा, लॉन्ग के तो बिल्कुल भी नहीं बनते। ठीक हो।